मान लेते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ में बैठ के खाना खा रहे हो। अचानक से कोई हंसने की बात होती है खाना खाते हुए और आपकी वाइफ के गले में खाना फंस जाता है। वो यूं अपनी गर्दन को पकड़ लेती है और उसके मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है और वो बहुत परेशान होने लगती है और नीली पड़ने लगती है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा हूँ। ये जो सिनेरियो मैंने अभी आपको बताया इसे चोकिंग कहते हैं। चोकिंग मतलब कि हमारे सांस के रास्ते में किसी चीज़ का फंस जाना और सांस आनी बंद हो जाना। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर हमारे सामने कोई चोक हो जाता है और उसका सांस का रास्ता बंद हो जाता है तो हमें क्या करना है। अगर आपके सामने किसी के सांस की नली में कुछ फंस गया, वो चोक हो गया, तो आपको क्या करना है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 कि सामने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है और नंबर 2 की चोकिंग कितनी सिवियर है, वो माइल्ड है या फिर सिवियर है। तो हम इस वीडियो को इन्हीं दो कैटेगरीज में समझेंगे कि 1 साल से छोटे बच्चों की इस चोकिंग में क्या करना है और 1 साल से बड़े और अडल्ट लोगों की चोकिंग में क्या करना है। दोनों ही कंडीशन में माइल्ड और सिवियर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि चोकिंग एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर आप चोकिंग को, स्पेशली सिवियर चोकिंग को तुरंत नहीं रिलीव करोगे तो सांस नहीं आने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए चोकिंग होने पर तुरंत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 साल से बड़े बच्चों और अडल्ट में माइल्ड चोकिंग होने पे क्या करना है। माइल्ड चोकिंग का मतलब होता है कि सांस के रास्ते में कोई चीज़ फंसी तो है पर उसने सांस के रास्ते को पूरा ब्लॉक नहीं किया है, अभी भी सांस का रास्ता थोड़ा खुला हुआ है। इसीलिए माइल्ड चोकिंग की कंडीशन में वो इंसान सांस ले पाएगा। हो सकता है कि सांस के साथ में आपको कुछ एबनॉर्मल आवाज़ या वीज जिसको हम कहते हैं वो सुनाई दे। माइल्ड चोकिंग की कंडीशन में वो इंसान कुछ बोल पाएगा, आवाज़ निकाल पाएगा और हो सकता है कि वो खांसी भी कर पा रहा हो। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ है, इसका मतलब है कि उसका रास्ता अभी पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है, उसकी सांस आ जा रही है और वो इमीडिएटली मरेगा नहीं, उसकी डेथ नहीं होगी। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, उस इंसान के साथ रहना है, उसे काम डाउन करना है कि घबराने की कोई बात नहीं है और उसको बोलना है कि खांसी करने की कोशिश करे और आपको तुरंत हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को फ़ोन लगा करके बुलाना है और या आपके नियर बाई हॉस्पिटल है तो आपको तुरंत पहुंचना है। पर ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि माइल्ड चोकिंग में रास्ता अभी थोड़ा खुला हुआ है तो सांस आती जाती रहेगी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। अब हम बात करेंगे 1 साल से बड़े बच्चों या अडल्ट में सिवियर चोकिंग हो जाने पे क्या करना है। तो ये सिवियर चोकिंग या ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो सांस लेने का रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है और चोक हो गया है, मतलब अब उस इंसान को सांस आनी जानी बंद हो गई है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को सिवियर चोकिंग हुई है? तो इसका एक बड़ा यूनिवर्सल साइन होता है क्लचिंग द नेक। जिसको सिवियर चोकिंग हो जाती है, सांस आनी बंद हो जाती है, वो तुरंत अपने दोनों हाथ यूं गले में लगा लेता है कि सांस नहीं आ रही है। उसके बाद वो इंसान बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि बोलने के लिए भी हवा का आना जाना जरूरी है। वो इंसान खांसी ही नहीं कर पाएगा क्योंकि खांसी के लिए भी पैसेज खुला होना जरूरी है। वो इंसान सांस भी नहीं ले पाएगा, वो इंसान नीला पड़ने लगेगा। तो कोई भी इंसान बहुत परेशान, आपको यूं गले में हाथ रखा हुआ दिखे तो आप समझ जाओ कि इसको सिवियर चोकिंग हुई है। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सिवियर चोकिंग एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, मतलब सांस का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। अगर अब हम उसे नहीं खोलेंगे इमीडिएटली तो उस इंसान की डेथ हो सकती है और ये एक बहुत रिस्की सिचुएशन है। अब क्योंकि ये आपके सामने हुई है और आप ही वहाँ अवेलेबल हो तो आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। सिवियर चोकिंग की कंडीशन में आपको उस इंसान को एब्डोमिनल थ्रस्ट देने हैं। एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या होता है और कैसे देना है ये अभी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एब्डोमिनल थ्रस्ट उस इंसान के बेहोश होने के पहले ही आपको देना है, मतलब वो इंसान होश में होना चाहिए तभी देना है। अब हम एब्डोमिनल थ्रस्ट कैसे देंगे? एब्डोमिनल थ्रस्ट देने के लिए आपको उस इंसान के पीछे खड़ा होना है और अपनी हाथों से, अपनी दोनों आर्म से उसके पेट को रैप कर लेना है। पेट को रैप करने के बाद में आपको अपने हाथ से मुट्ठी बनानी है और मुट्ठी का जो ये वाला पार्ट होता है, आपके फिस्ट साइड का पार्ट, उसको आप उसके छाती और अम्बिलिकस के बीच में रखें।
बिल्कुल ध्यान रखें कि छाती में भी आपको जोर नहीं लगाना है और पेट में भी जोर नहीं लगाना है। जहाँ छाती खत्म हो रही है, रिब केज खत्म हो रहा है, वहां से अम्बिलिकस यानी नाभि, इन दोनों के बीच में आपको फिस्ट वाला अपना एक हाथ रखना है, इस वाले पार्ट को अंदर की तरफ करके। उसके बाद आपको अपना दूसरा हाथ अपने पहले हाथ के ऊपर रखना है। अब आपको तेजी से फोर्सफुली अपने दोनों हाथ की मदद से उसके पेट को अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ दबाना है। इस बात का हमेशा दबाते टाइम ध्यान रखो कि वो इंसान एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी में है, मरने वाला है और आप ही उसकी लाइफ बचा सकते हो। तो फोर्सफुली एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। कब तक देना है ये थ्रस्ट, ये प्रेशर आप देते रहो जब तक कि वो जो चीज़ उसको चोक कर रही थी वो अपने आप बाहर ना आ जाए या फिर वो इंसान बेहोश होकर के गिर ना जाए। तब तक आपको लगातार एब्डोमिनल थ्रस्ट देते रहना है। एब्डोमिनल थ्रस्ट के कारण जो आप प्रेशर प्रोड्यूस करते हो वो प्रेशर आपकी छाती या उस इंसान की छाती में ट्रांसफ़र होता है और जो भी चीज़ फंसी है उसे बाहर निकालता है, और एक यही तरीका है जान बचाने का। एब्डोमिनल थ्रस्ट देने के बाद में अगर उसने इंसान ने सांस लेनी स्टार्ट कर दी तो कई बार ये भी होता है कि वो फॉरेन बॉडी निकल के या फिर वो जो चीज़ चोक कर रही थी वो निकल के मुंह में आ गई हो तो आप उसे बाहर कर दो। लेकिन इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि वो चोकिंग हटी ही नहीं और वो इंसान बेहोश हो गया, तो हाई चांसेस है कि वो इंसान बेहोश है, तो उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया है और अब आपको उसको सीपीआर करने और रेस्क्यू ब्रेथ देने की ज़रूरत है। सीपीआर कैसे करते हैं, रेस्क्यू ब्रेथ कैसे देते हैं, ये प्रॉपर बीएलएस कोर्स में सिखाया जाता है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो आप चेक कर सकते हो। और कॉल फॉर हेल्प हमेशा करनी है, किसी और को मदद के लिए बुलाना है। अब हम 1 साल से छोटे बच्चे में माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन या चोकिंग की बात कर लेते हैं। माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि सांस का रास्ता पूरा नहीं बंद हुआ है, सांस अभी भी आ जा रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है? बच्चा सांस ले रहा होगा, हो भी सकता है कि वो कोई एबनॉर्मल साउंड या व्हीज निकाल रहा हो, बच्चा आवाज़ भी निकाल पा रहा होगा, या फिर बच्चा खांसी करने की कोशिश या खांसी कर रहा होगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है और बच्चा सांस ले सकता है। तो आपको क्या करना है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि हमेशा रिस्क है कि वो जो हाफ या पार्शियल ब्लॉकेज है वो कंप्लीट ब्लॉकेज में चेंज हो जाए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्या नहीं करना है, कभी भी ऐसा होने पर जिसमें अभी पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, बच्चे के मुंह में उंगली डाल के उसको ब्लाइंडली ऐसे नहीं घुमाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ ऊपर ही फंसी होती है, वो रास्ते को आधा ब्लॉक कर रही होती है, आप उंगली डाल के राइट लेफ्ट घुमा देते हो और वो पूरा अंदर जा कर के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करना है। सांस चल रही है, भले आवाज़ आ रही है, तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और दूसरा कोई काम नहीं। अब 1 साल से छोटे बच्चे में सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, तो मैंने पहले भी बताया कि सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि पूरा सांस का रास्ता ब्लॉक हो गया और बच्चे को सांस आनी बंद हो गई है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, अगर हम इसमें तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो पूरी सांस आनी बंद होने से कार्डियक अरेस्ट या डेथ हो सकती है। आपको पता कैसे चलेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन सिवियर है? पूरी सांस आनी बंद हो जाने की वजह से वो बच्चा सांस लेना बंद कर देगा, खांसी नहीं कर पाएगा, रो नहीं पाएगा, कोई आवाज़ नहीं निकाल पाएगा, या बहुत ही पतली हाई पिच आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसके अलावा बच्चा नीला पड़ने लगेगा या बच्चा बेहोश हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो ये बता रही है कि उसका सिवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मतलब सिवियरली वो चोक्ड है और अब आपको ही कुछ करना है उसकी जान बचाने के लिए। जैसा हमने अडल्ट्स में या 1 साल से बड़े बच्चों में सीखा था कि हमें एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, वैसे ही 1 साल से छोटे बच्चों में हमें बैक ब्लो मतलब पीठ पे मारना और चेस्ट में थ्रस्ट देना, तो इसे बैक ब्लो चेस्ट थ्रस्ट कहते हैं, ये करना होता है। बैक ब्लो या चेस्ट थ्रस्ट स्टार्ट करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि बच्चा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी जगह पे बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपने एक हाथ की फोर आर्म पे बच्चे को उल्टा करके लेटाना है। उल्टा करना मतलब बच्चे का चेहरा नीचे की तरफ और उसकी पीठ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। बच्चे को अपने एक हाथ की फोर आर्म पे लेटाना है।
जिसमें उसका चेहरा नीचे हाइट वाइज नीचे और उसकी बैक हाइट वाइज ऊपर होनी चाहिए। जब आप बच्चे को अपनी फोर आर्म पे लेटा लेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी फोर आर्म आपकी थाइस के ऊपर सपोर्टेड होनी चाहिए। आपकी पैरों पे आप अपनी फोर आर्म रख लें। बच्चे को होल्ड करने के समय पे इस बात का बहुत ध्यान रखो कि आपका हाथ जिसने बच्चे के चेहरे को पकड़ा है वो बच्चे के गले में या गर्दन में किसी भी तरीके का प्रेशर ना लगा रहा हो। अब बच्चे को इस तरीके से लेटा लेने के बाद, जिसमें उसका चेहरा नीचे की तरफ और उसका शरीर ऊपर की तरफ है, अपने दूसरे हाथ से, ये हाथ जो फ्री है उस हाथ की हील पैड से आपको बच्चे की दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में, शोल्डर ब्लेड्स मतलब कि शोल्डर की जो हड्डी आपको प्रोमिनेंट फील होती है उसे शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं, इसके बीच में अपने फ्री हैंड के हील पैड से 5 बार ब्लो देना है। ब्लो मतलब कि आपको मारना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि अगर कोई चीज़ वहाँ पे फंसी है तो वो निकल जाए। इसको हम कहते हैं बैक ब्लोज देना। बैक ब्लोज देने के बाद में अब आप बच्चे को अपने दूसरे हाथ में शिफ्ट कर लें। दूसरे हाथ में शिफ्ट करते टाइम उसका चेहरा अब ऊपर की तरफ होना चाहिए। और क्योंकि अब हम उसको चेस्ट थर्स्ट देंगे, इसलिए उसका चेस्ट ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस बात का फिर से ध्यान रखना है चेस्ट थ्रस्ट देने से पहले कि चेहरा नीचे और शरीर ऊपर होना चाहिए। अपने फ्री हैंड की 2 फिंगर से बच्चे की छाती की हड्डी के निचले पार्ट में, इस बात का ध्यान रखना है कि हमने बड़ों को पेट में प्रेशर दिया था, लेकिन हम बच्चे को छाती की हड्डी जिसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं उसके निचले पार्ट में थर्स देंगे। अपनी 2 फिंगर की हेल्प से प्रेशर देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि अगर कोई चीज़ है तो प्रेशर से ऊपर की तरफ निकल जाए। 5 बार आपको प्रेशर देना है। अगर नहीं निकलती कोई चीज़, उसका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रिलीव होता, तो बच्चे को फिर अपने दूसरे हाथ में स्विच करना है, उल्टा करना है, फेस डाउनवर्ड बैक अपवर्ड, और आपको फिर से उसके बैक में ब्लोज देने हैं। फिर से 5 बैक ब्लोज दीजिए। नहीं निकलता तो आप वापस से उसको दूसरे हाथ में स्विच करिए और ऐसा करते रहिए। एक हाथ से दूसरे हाथ में स्विच करके आप ऑल्टरनेटिवली बच्चे को 5 बैक ब्लोज और 5 चेस्ट थ्रस्ट देते रहिए, जब तक कि वो फॉरेन बॉडी बाहर ना आ जाए या बच्चे का ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव ना हो जाए। अगर बच्चा बेहोश हो जाता है, रिस्पॉन्स करना पूरी तरीके से बंद कर देता है, तो ये बात इंडिकेट करती है कि बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। अब आपको CPR करना है या BLS गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कॉल फॉर हेल्प करना है। जब भी आपके सामने कोई सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन या चोकिंग होती है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि सिवियर चोकिंग से डेथ हो जाती है और आप ही उसको रेस्क्यू कर सकते हो और उसकी लाइफ बचा सकते हो। तो अपना हर पॉसिबल अटेम्प्ट दो उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। सही इन्फॉर्मेशन से आप सही तरीके से उसको बचा पाओगे, इसलिए प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझें। नहीं समझ आए तो दोबारा देखें, मुझसे पूछें और ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कि इन चीज़ों से जान बचाई जा सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, रोज़ 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करते रहेंगे और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। स्मोकिंग बॉडी के हर पॉसिबल कैंसर और हजारों बीमारियों का कॉज है। अगर आप स्मोकिंग से परेशान हो और उसे नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है आपको स्मोकिंग छुड़ाने के लिए। तो स्मोकिंग जैसी गंदी आदत छोड़ें, आज ही स्वस्थ जिंदगी जिएं और क्विट स्मोकिंग कोर्स को एनरोल करें। इसके अलावा मैं हर मंथ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वेबिनार करती हूँ, जिसमें मैं आपके डायरेक्ट सवालों का जवाब देती हूँ फेस टू फेस। तो अगर आप किसी वेबिनार में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट में चेक करके उस वेबिनार को एनरोल कर सकते हैं।